हेलो फ्रेंड्स, 24 जून के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है पंजाब अमेंड्स एक्साइज एक्ट टू अलाउ क्लब्स होटल्स नियर हाईवेज टू सर्व लिकर। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने बैन किया लिकर से कि लिकर सेल नहीं हो सकता विद इन 500 मीटर्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। तो ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर के बाद काफी सारे स्टेट्स ने नए नए इनोवेटिव तरीके निकाले इसको ओवरकम करने के लिए, इसको फॉलो नहीं करने के लिए। तो जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो गवर्नमेंट है, इन्होंने काफी सारा जो हाईवे था, स्टेट हाईवे, उसको लोकल रोड बना दिया, उनको डिनोटिफाई कर दिया। तो वो हाईवे है ही नहीं, स्टेट हाईवे नहीं, ये लोकल रोड है। तो अब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये स्टेप्स कई सारे स्टेट्स ने लिए, लेकिन पंजाब अब फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने एक एक्ट पास किया, अमेंडमेंट बिल पास किया, पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2017। तो इसके अंदर अब वो अलाउ कर रहे हैं कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स विद इन 500 मीटर्स ऑफ हाईवे सर्व कर सकते हैं अल्कोहल, पर सिर्फ कंजम्पशन के लिए। आप प्रेमाइसेस में कंज्यूम करो, आप उसको लेके नहीं जा सकते। तो ये उन्होंने अमेंडमेंट पास किया। तो अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा वो हम देखेंगे, अगर स्टैंड आता है तो, क्योंकि दिस इज गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, क्योंकि बैन है, सेल नहीं कर सकते और ये सेल अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग था उसका पर्पस ये था कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की वजह से काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, तो उनको कर्व करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर अनाउंसेस 30 मोर स्मार्ट सिटीज। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है, ये 2 साल अब हो जाएंगे स्मार्ट सिटी मिशन को। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ऑलरेडी 60 सिटीज अनाउंस हो चुकी है, अब 30 मोर सिटीज अनाउंस की गई है, तो टोटल 90 सिटीज है अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन। तो इनमें से जो इनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है कि एक स्मार्ट सिटीज चैलेंज होता है। तो स्मार्ट सिटीज चैलेंज में ये सारे जो सिटीज है उनको अपने प्रपोजल्स देने होते हैं। तो जो ये सिटी अथॉरिटीज है वो एक प्रपोजल देती है कि वो कैसे यहाँ पे स्मार्ट सिटी कैसे बनाएगी। तो उनको फिर स्क्रूटिनाइज किया जाता है, कमेटी बिठाई जाती है जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं और ये चैलेंज में जो जीतते हैं उनको फिर एक्सेप्ट किया जाता है। उनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 100 करोड़ रुपीज पर ईयर फॉर 5 ईयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वही स्कीम है। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज डेवलप करने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस जो लेटेस्ट स्मार्ट सिटीज चैलेंज हुआ उसके अंदर तिरुवनंतपुरम, केरला का कैपिटल है, उन्होंने टॉप किया ये चैलेंज। तो ये और काफी सारे स्टेट कैपिटल्स भी इसमें सिलेक्ट हुए 30 सिटीज में। अमरावती जो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल है, तो वो भी सिलेक्ट हुआ है और काफी और सिटीज यहाँ सिलेक्ट किए। तो ये सारी लिस्ट है। अब आपको ये सारी लिस्ट बाय हार्ट नहीं करनी है, आपको कौन सी सिटी स्मार्ट सिटी के अंदर सिलेक्ट हुई है, कौन सी नहीं, मतलब आपको 90 सिटीज के नाम नहीं याद रखने, पर कभी कोई सिटी न्यूज में आई तो वो स्मार्ट सिटी है कि नहीं वो देखने के लिए रेडी रेकनर होगा कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये 30 सिटीज अभी की है। ये स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है कि ये क्या है। तो जैसे मैंने कहा, ये 100 सिटीज डेवलप करने के लिए मिशन है, 2 साल पहले लॉन्च किया गया था इन 2015। अक्रॉस द कंट्री ये सिटी एटलीस्ट 1 सिटी पर स्टेट होना चाहिए, ये भी मेंशन किया गया है। तो ये 100 करोड़ देंगे पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। तो ये 5 ईयर प्लान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा इसके लिए, एसपीवी, और ये डेवलप किया जाएगा। तो ये स्मार्ट सिटी बेसिकली डेवलप क्या किया जाएगा, स्मार्ट क्या है इसके बारे में। तो स्मार्ट सिटी हम जनरली समझते हैं जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं वैसे स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हमारी सिटीज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी अभी भी कमियां है। तो जैसे कि वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी जरूरी। तो ये इनके साथ साथ फिर आईटी एनेबल, आईटी कनेक्टिविटी भी मिले और उसके साथ साथ ई गवर्नेंस वगैरह भी आएगा। तो ये आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस भी है, लेकिन उनके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। और सबसे फाइनल सिटीजन पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के की प्रोविजंस है और ये सिलेक्ट किए जाते हैं थ्रू अ कॉम्पिटिशन। पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो म्यूनिसिपल बॉडीज अपना प्रपोजल्स देगी, यहाँ पे डिटेल प्लान्स देगी और यहाँ पे ये कमिटी इवेल्युएट करेगी। तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये पहले जो स्मार्ट सिटीज सिलेक्ट हो चुकी है 60, उनके डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है। तो ये तो 20 सिटीज जैन 2016 में सिलेक्ट हुई, 13 सिटीज मई में और फिर सितंबर में। तो ये सारी लिस्ट है। फिर अगला न्यूज आइटम है सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च्ड।
तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया ये सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कि ये सिटी कितनी लिवेबल है या नहीं वो सिलेक्ट करने के लिए। तो 79 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए जिनके बेसिस पे ये सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स फाइनलाइज किया जाएगा। तो जैसे गवर्नेंस वहां पे कैसा है, आइडेंटिटी एंड कल्चर के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, रिड्यूस्ड पोल्यूशन, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ इंक्लूडेड हो गए और सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स डेवलप किया जाएगा। जो 116 सिटीज के लिए है, तो सारी स्मार्ट सिटीज जो है वो, स्टेट के सारे कैपिटल्स वो, और इवन वो सिटीज जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, इन सबको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा और इनको ये इंडेक्स के अंदर रैंक किया जाएगा, सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो ऑलरेडी 3 स्कीम्स है अर्बन सिटीज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए। तो ये 3 स्कीम्स में से एक तो हमने अभी देखा स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसके अलावा और एक स्कीम है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अमृत स्कीम है। और तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मतलब के हाउसिंग के लिए, और आवास योजना अर्बन। तो ये 3 स्कीम्स है। तो स्मार्ट सिटी मिशन तो हमने देखा, ये अमृत मिशन क्या है? तो अमृत मिशन इज अगेन फॉर सिटीज। तो यहाँ पे 500 सिटीज सिलेक्ट की जाएगी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटीज है, यहाँ पे 500 सिटीज है। तो यहाँ पे स्मार्ट एस्पेक्ट को एम्फोसिस नहीं किया गया, ये भी 5 इयर्स के लिए सिलेक्ट की जाएगी। ये 100 करोड़ पर ईयर पर सिटी दिया जाएगा फॉर 5 इयर्स सेंट्रल असिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो है असिस्टेंस वो परसेंटेज है, तो 50% असिस्टेंस मिलेगी स्मॉलर टाउन्स के लिए, लार्जर टाउन्स के लिए 1/3 सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी, ऐसा प्रोविजन है। और पर्पस वही है, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिमिटेड है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए अमृत में, वाटर सप्लाई, सीवेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब पे एम्फोसिस किया गया है अमृत मिशन। तो ऑफकोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो सिटी स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर है वो ऑफकोर्स अमृत मिशन के अंदर नहीं आएगी। फिर ये जो है ये तीसरा मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इज फॉर मेकिंग सिटी स्लम फ्री। तो जो आवास हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए अर्बन एरियाज में, तो जो खुद के घर हो उनके पास, तो एक घर भी है जो वो नाम वुमेन के नाम पे दिया जाता है। तो ये एक प्रोविजन हमेशा होता है, या तो जॉइंटली हस्बैंड वाइफ के नाम में होता है। तो ये हाउसेस बनाई जाएगी हाउसिंग फॉर ऑल प्रोविजन के अंदर। और बाकी जो 2 स्कीम्स है वही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटेशन होगा यहाँ पे हाई क्वालिटी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए, इन पे एम्फोसिस, राइट, क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटेशन पे एम्फोसिस किया गया, वाटर सप्लाई, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ पे भी एम्फोसिस है, बट दिस गोज बियॉन्ड इट, ऐसे, राइट। फिर ये अमृत मिशन के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि अमृत मिशन जो है ये JNNURM मिशन जो था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसको सक्सीड करती हुई मिशन है। तो ये नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, तो रिन्यूअल को रिप्लेस किया गया है बाय रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों वही है, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्कीम्स है ये, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे भी वही पर्पस था, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स थे, सब कंपोनेंट्स थे JNNURM के लिए, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सब कंपोनेंट था, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन हुआ। तो स्लम्स के लिए जो है बेसिक वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड किया जा सके, उनको हाउसिंग प्रोवाइड किया जा सके, अर्बन ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये सारा इधर जो है दोनों स्कीम में प्रोविजन सेम ही है। लेकिन अमृत मिशन जो है ये गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो पुरानी स्कीम है उसके अंदर जो फ्लॉज थे उसको रेक्टिफाई करते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई। तो ये ऑफकोर्स मेन डिफरेंस ये है कि ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है, ये अटल मिशन है। तो ये दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पे ये 2 मिशन लॉन्च किए गए। फिर अगला न्यूज आइटम है लिस्ट ऑफ डिमांड्स ऑन कतर बाय सऊदी अरेबिया अदर अरब नेशंस। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि कतर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए बाय सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, इजिप्ट, ये 4 अरब नेशंस ने ये रिस्ट्रिक्शंस लाए, अपने डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दिए इनसे अभी थोड़े दिन पहले ही। तो अब उन्होंने ये डिमांड्स की लिस्ट दी है कि अगर कतर ये डिमांड्स एक्सेप्ट करेगी तो टाइज फिर से रिप्लेस किए जाएंगे, नॉर्मलाइज किए जाएंगे, वरना और स्ट्रिक्ट एक्शन, यहाँ पे टेंशन और एस्केलेट होने वाले इसके चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है वो भी काफी स्ट्रिंजेंट डिमांड्स है। तो जैसे एक तो है कि ईरान के साथ आप अपना रिलेशंस कर्ब करो, डिप्लोमेटिक टाइज कर्ब करो आप, ये एक डिमांड किया जा रहा है। फिर जो ईरान रेवोल्यूशनरी ग्रुप के जो मेंबर्स कतर मिलिट्री में है उनको निकालो यहाँ से, आप ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन आप कम करो, ईरान के साथ एंड करो। और इवन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाइज है, तो ये भी एक है। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट्स में थोड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड है
इजिप्ट में, और हिजबुल्लाह है लेबनान का। तो ये इनका डेफिनेशन, ये थोड़े इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मानते हैं और थोड़े नहीं, तो ये इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स में है। फिर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है। फिर अल जजीरा जो इनकी न्यूज एजेंसी है, इसको शट डाउन करने के लिए डिमांड किया गया है। इवन बाकी न्यूज आउटलेट्स जिनको फंडिंग दी जाती है उनको बंद करो। इवन टर्किश मिलिट्री प्रेजेंस जो है कतर में, उसको खत्म करो। जो लोगों को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है सऊदी अरेबिया ने, तो उनको आप फिर फंडिंग देना बंद करो। इवन टेररिस्ट फिगर्स जो आपके यहाँ है, उनका आप फिर, जिनको सऊदी अरेबिया टेररिस्ट मानती है, उनका आप उनको हैंड ओवर करो, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट। और फिर जो इनको आप सिटीजनशिप देते हैं, कतर इनको सिटीजनशिप देता है, जिनको यहाँ पे जिनका यहाँ जो वांटेड है ये कंट्रीज में, तो ये सिटीजनशिप भी आप नहीं देंगे, ग्रांट करना बंद करो, और जिनको दिया है उनसे रिवोक करो। तो ऐसे सारे डिमांड्स किए जा रहे हैं। इवन जो पॉलिटिकल अपोजिशन है सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन में, तो उनके साथ आप जो कॉन्टेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट आप एंड करो, तो वो है। फिर रिपेरेशन कंपेंसेशन आप पे करो, जो आपकी पॉलिसीज की वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं हमको, उसको रीपे करो। फिर इवन मिलिटरीली, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली आपको गल्फ और अरब कंट्री के साथ अलाइन होना चाहिए। ये डिमांड किया जा रहा है, और ये डिमांड आप एक्सेप्ट करो विद इन 10 डेज। तो अगर कतर ये डिमांड्स एक्सेप्ट करती है विद इन 10 डेज, देन ग्रेट, नॉर्मल टाइज वुड बी रीइंस्टेटेड। और अगर नहीं करती है तो फिर उसके बाद ये 10 डेज के बाद ये डिमांड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर करती है तो फिर मंथली ऑडिट्स किए जाएंगे कि ये अग्रीमेंट्स के डिमांड्स जो है वो फुलफिल किए जा रहे कि नहीं। फिर क्वार्टरली हो गया, फिर एनुअल ऑडिट्स किए जाएंगे। तो ये स्ट्रिंजेंट डिमांड्स किए जा रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, ईरान एयरबस डील्स रेज प्रेशर ऑन ट्रम्प। तो ईरान जो है, ईरान की 2 एयरलाइंस है, इन्होंने एयरबस और बोइंग, जो 2 मेजर एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनके साथ डील फाइनलाइज कर रहे हैं। तो ये $2.5 बिलियन की डील है एयरबस के साथ। अब एयरबस है यूरोप से और बोइंग है यूएस से। पर एयरबस के साथ भी अगर डील हो रही है तो इसमें यूएस का लाइसेंसिंग सैंक्शन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि काफी सारे कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजी जो है एयरबस के भी, वो भी यूएस के थ्रू आते हैं। तो यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस उन पे एप्लीकेबल होते हैं, तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट को इनको लाइसेंस करना होगा, तो ही ईरानियन और ये एयरबस डील भी आगे जाएगी। और बोइंग के साथ डील भी है। तो अगर ये डील्स होती है तो इस वजह से काफी सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब जनरेट होगा यूएस में। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का एक पॉलिसी ये है कि जॉब्स जनरेट हो यूएस में, और दूसरी पॉलिसी है अगेंस्ट ईरान, इंटरनेशनल पॉलिसी। तो दोनों पॉलिसी अब कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ये डायलेमा है। और ओवरऑल भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में लल है। तो अगर ये डिमांड आ रहा है और ये डील हो पाती है और जॉब्स जनरेट हो पाते हैं, तो इनको रिफ्यूट करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या डिसीजन होगा हम देखेंगे। उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया ईरान को, जो ईरानियन न्यूक्लियर डील है उनके भी वो अगेंस्ट रहे हैं। तो यहाँ ईरानियन न्यूक्लियर डील को कहा जाता है JPCOA, तो ऑफिशियल नेम है वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये पॉइंट्स है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में। तो ये 6 नेशंस और ईरान के बीच में डील हुई थी। P5+1 नेशन थे। P5+1 मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और एक मेंबर है जर्मनी। तो P5 है यूएस, यूके, रशिया, जापान, सॉरी यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। और यहाँ पे जो +1 है वो है जर्मनी। तो ये P5+1 नेशंस के साथ ये ईरान की डील हुई। तो इसमें ईरान को कमिटमेंट देना था कि एनरिचमेंट अबव 5% नहीं करेंगे। तो अगर पीसफुल यूज के लिए आप यूरेनियम यूज करना चाहते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो 5% यूरेनियम एनरिचमेंट सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर वेपन ग्रेड चाहिए तो काफी हाई यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। तो अप टू 5% ही आप एनरिचमेंट करोगे, उससे ज्यादा का आप बंद कर दोगे। जो आपका ऑलरेडी स्टॉक पाइल है उसको आप एलिमिनेट करोगे, और एनरिचमेंट कैपेसिटी को आप बैंड करोगे। अब तो ये सारे डिमांड्स किए गए थे ताकि, और ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग यहाँ पे अलाउ करोगे आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। IAEA मॉनिटर करेगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये सारे डिमांड्स ईरान ने एक्सेप्ट किए। तो इन रिटर्न जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे इकोनॉमिक, मिलिट्री और ऑयल, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्शन में भी, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस अब उठाए गए। तो ये ईरानियन न्यूक्लियर डील है। उसके बाद ही ये सिविल डील्स जो है एयरबस के साथ भी ये पॉसिबल हो पाई है। फिर अगला न्यूज आइटम है, यूएस स्ट्राइक्स इन सीरिया किल 472 सिविलियंस इन अ मंथ, मॉनिटर।
तो ये जो यूएस लेड कोलिशन एयर स्ट्राइक्स कर रही है सीरिया में टारगेटिंग इस्लामिक स्टेट, इसकी वजह से काफी सारे सिविलियंस की भी डेथ हो गई है। तो पिछले एक महीने में जो डेथ्स हुई है वो 472 सिविलियन डेथ्स हुई है, इनमें से कई सारे बच्चे भी है। तो ये एक्चुअली इवन यूएस लेड कोलिशन एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम काफी प्रिसीजन से करते हैं अटैक्स, कि हम देखते हैं कि कोई सिविलियन को की डेथ ना हो, क्योंकि जो या टारगेट्स भी जो रीजन सिलेक्ट किए जाते हैं वहां पे एयर स्ट्राइक्स इवन लास्ट मिनट पे मिसाइल स्ट्राइक्स हमने अवॉइड किए, क्योंकि सिविलियन वहां सामने आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली वो रीजन में, तो इसीलिए वो हम स्ट्राइक अवॉइड करते। पर फिर भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है, वो खुद एक्सेप्ट करते कि हमने अनइंटेंशनली 484 सिविलियंस को की डेथ हुई है हमारे हाथों इन बोथ इराक और सीरिया। तो ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। ऑफकोर्स ये फिगर्स काफी कम है, इससे ज्यादा डेथ्स हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सितंबर 2014 से यहाँ पे जो है इंटरवेंशन, यूएस इंटरवेंशन इनिशिएट किया गया। यूएस लेड कोलिशन यहाँ पे टारगेट कर रही है इन रीजन्स को, और बशर अल असाद रेजिम एक्चुअली इनको सीरिया से यहाँ पे नीचे लाना था, लेकिन इसके बाद क्योंकि उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया, तो ये सीरियन अपोजिशन को इन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि उसके बीच में इस्लामिक स्टेट एक जिहादिस्ट ग्रुप भी डेवलप हो गया है, और अब वो प्रोमिनेंटली अपने आप को फैला रहा है, नॉट जस्ट इन सीरिया बट ऑल्सो इन इराक, विच वॉज ऑल्सो शैटर्ड बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसी। तो ये यहाँ पे रीजन है। तो ये सीरिया के जो मेजर एंटिटीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस्लामिक स्टेट, ये ब्लू पर्पल रीजन में इस्लामिक स्टेट पावर में है, ये जो पिंक रीजन है वो सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है अभी भी, सीरियन रिबेल्स यहाँ पे है ग्रीन रीजन में, कुर्ड्स जो नॉर्दर्न रीजन में है, जो एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान अपने लिए डिमांड करते हैं, टर्की उनको काफी ज्यादा प्रोसिक्यूट करते हैं। तो ये तुर्क्स रीजन है यहाँ पे ईरान में भी, और ये सीरिया में, और ये जो ब्लू रीजन है ये इराक गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सीरिया इराक का बॉर्डर ये है। और ये जो पूरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो दो रीजन्स में भी सीरियन प्रोविंसेस में जहाँ पे ये अटैक्स किए गए हैं, एयर अटैक्स, वो ये रक्का है और दीर रिजोर यहाँ पे है। और जो इम्पोर्टेंट रीजन्स है, एक अलेप्पो है इम्पोर्टेंट रीजन जो गवर्नमेंट ने अभी अक्वायर किया है फ्रॉम द रिबेल्स, और दूसरा रीजन है ये मोसुल इराक में। तो ये मोसुल इराक में और रक्का यहाँ पे, ये दो प्रोमिनेंट रीजन है जहाँ पे इस्लामिक स्टेट ने अपने आप को फुल्ली एस्टेब्लिश किया है। फिर ये भी वही रीजन्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, इस्लामिक स्टेट कहाँ कहाँ पावर में वो दिखाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्लान टू ओवरसी प्रोग्रेस इन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक हाई लेवल कमेटी एस्टैब्लिश करेंगे विद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन। तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का क्या प्रोग्रेस रहा है वो ओवरसी करेंगे। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये 2015 से एप्लीकेबल है। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे इन द ईयर 2000, द मिलेनियम। तो ये 15 इयर्स के लिए थे 2015 तक। तो यहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनके सक्सेशन में बनाए गए, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, और ये और डिटेल है, ज्यादा यहाँ पे गोल्स है, प्लस इवन सब गोल्स भी यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सारे है, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे इंक्लूडेड है, इवन इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने का प्रोविजन है, प्लस इवन एनवायरमेंट रिलेटेड, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर सपोर्ट करना, लाइफ ऑन लैंड, ये सब भी यहाँ पे है। इवन सस्टेनेबल सिटीज, कम्युनिटीज, इवन कंजम्पशन प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, जैसे कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उसको भी एम्फसाइज किया जा रहा है, पार्टनरशिप फॉर द गुड्स। तो ये 17 गोल्स है। तो इसके अंदर इंडिया का प्रोग्रेस क्या रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, ओवरसी करने के लिए ये कमेटी बनाई जाएगी। तो ये इंडिया ने ही मेंशन किया है, जो यूएन फोरम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ पे ये वॉल्यूंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट दी जाती है, तो उसमें उन्होंने इंडिया ने मेंशन किया है कि हम ये एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये जो रिव्यू किए जाएंगे वो बायएनुअल रिव्यूज इवन स्टेट्स के गवर्नमेंट्स के साथ किए जाएंगे, और ये डेटा जो होगा वो डिसएग्रीगेटेड डेटा होगा। तो ये डिसएग्रीगेटेड डेटा का मतलब है कि ये नेशनल एग्रीगेट डेटा नहीं होगा, ओवरऑल पिक्चर नहीं देगा, इवन रीजन वाइज क्या स्टेटस है, स्पेसिफिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स
में क्या दिक्कत है, क्या कमियां है, कहाँ पे ये प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ पे लैगिंग है, वो पता चलेगा। इसलिए डिसएग्रीगेट डेटा पे एम्फेसाइज किया जाएगा, वो मेंशन किया गया। और इवन ये डेटा कलेक्शन जो है वो प्राइवेट एजेंसी से भी किया जाएगा, क्योंकि जो सारे गोल्स है एसडीजी में वो सारे पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड और सेंटर प्रोविजंस के रिलेटेड नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर डेटा भी लिया जाएगा। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है आरआईएल बीपी विड्रॉ केस अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो हमने रिसेंटली देखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 40,000 करोड़ का डील साइन किया, ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंडिया में। तो ये रिलायंस का हमने तभी भी डिस्कस किया था कि ऑलरेडी आर्बिट्रेशन चल रहा है, ये KG-D6 ब्लॉक कृष्ण गोदावरी बेसिन में जो KG-D6 ब्लॉक उनको अलोकेट किया गया था, तो उनपे वो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जो कैश ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे उसकी वजह से ये कमर्शियली वायबल नहीं था, तो ये गिव अप करना चाहते थे KG-D6 ब्लॉक, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पे आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया है। और जो गवर्नमेंट के भी नए प्रोविजंस आए थे वो इनको एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि बेटर प्राइस नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन में। तो अब वही है डायलेमा जो था वो ऑफकोर्स रिजॉल्व हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हम ये आर्बिट्रेशन केस को ड्रॉप कर रहे हैं। इवन लास्ट ईयर भी रिलायंस ने जो उनका एक केस था गवर्नमेंट के 2013 ऑर्डर पे कि वो अपना 80% KG-D6 एरिया वापस दे दे, तो इसको भी उन्होंने केस इस पे रजिस्टर किया था, वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। अभी भी 3 और केसेस चल रहे हैं, तो 3 और केसेस चल रहे हैं रिलायंस के। एक है कॉस्ट रिकवरी के लिए KG-D6 ब्लॉक में, एक है अनफिनिश्ड मिनिमम वर्क के पेमेंट के लिए, और दूसरा है इलीगल गैस प्रोडक्शन के लिए। इलीगल गैस प्रोडक्शन भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये जो है ONGC का भी ब्लॉक यही रीजन में, तो ONGC ब्लॉक से जो गैस माइग्रेशन होता है और KG-D6 में आता है, तो वो अगर रिलायंस डेवलप करती है तो वो एक्चुअली इलीगल है। तो यहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई थी, तो वो बोल रहे थे हमको कॉस्ट जो हमने डाला है ऑयल प्रोडक्शन के लिए उसको हमको पेमेंट उसका होना चाहिए, क्योंकि हमने ये काम किया है। तो इसीलिए उनके ऊपर पेनल्टी पहले बोला गया, पेनल्टी आप पे करो फिर आपको जो है कॉस्ट रीइंबर्स किया जाए। तो सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, काफी केसेस चल रहे थे, तो अब ये केसेस 2 तो विड्रॉ भी कर दिए गए हैं। इवन ऑडिट रिपोर्ट भी इनके ऊपर हुआ था, कैग ने कहा था कि जो काफी इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस ने किया उसमें से मेजर चंक तो ऑलरेडी उन्होंने रिकवर कर लिया। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है लेंडर्स अप्रूव 86,000 करोड़ एसआर ऑयल सेल टू रॉसनेफ्ट। तो ये एसआर ऑयल के बारे में है। तो ये एसआर ग्रुप ने रॉसनेफ्ट जो रशियन कंपनी है उनके साथ ये डील साइन की थी। तो ये डील 86,000 करोड़ का डील था। ये डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। अक्टूबर 2016 में जब ब्रिक्स समिट हुई थी तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये गोवा में समिट थी, तब दोनों के सामने ये डील साइन की गई थी। तो ये लार्जेस्ट FDI इनफ्लो है कंट्री में, 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये डील को गो हेड नहीं मिला फ्रॉम LIC। अब LIC का गो हेड क्यों चाहिए? क्योंकि SR ग्रुप डेट में है, इनके ऊपर 1200 करोड़ का डेट। तो ये डेट उन्होंने ये क्रेडिटर्स जो है सारे बैंक जिनसे उन्होंने लिया है, 23 क्रेडिटर्स में इवन LIC है। तो ये जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया गया है, ये NPA हो गया, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 1200 करोड़ का। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया गया। तो जो सारे 23 लेंडर्स जिससे SR ग्रुप ने लोन्स लिए हैं उनका ये फोरम है। तो यहाँ पे SBI, ICI ये मेजर लेंडर्स है। तो ये जॉइंट लेंडर्स फोरम में उनको ये डेट NPA रिजॉल्व करने के लिए जो भी डिसीजन लेना साथ में लेना है। तो LIC यहाँ पे दिक्कत ला रही थी, तो अब LIC ने भी इसको अप्रूव किया, तो ये अनाउंस किया गया। तो ये डील अब सैंक्शन जो ट्रांजैक्शन है वो अभी इफेक्टिव किया जा सकता है। तो SR ऑयल यहाँ पे रिफाइनरी है इनकी गुजरात में, तो 20 मिलियन टन की ये रिफाइनरी है, ये सेल की जाएगी। इवन अराउंड 3,500 ऑयल रिटेल आउटलेट्स है SR ऑयल के, तो ये सारे भी सेल किए जाएंगे। और SR ग्रुप ये रूया कंट्रोल था, अब ये पूरा मेजर कंट्रोल सब इनको ये सेल कर रहे हैं। और ये इनका ऑलरेडी स्टील सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी है, तो वो स्टील सेक्टर जो है उनका वो और वहां पे लॉसेस है, तो ये ओवरकम करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए ये डील फाइनलाइज की गई थी। तो अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये पूरा डील का जो जिस्ट है वो दिया गया है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 49% स्टेक अब रॉसनेफ्ट के पास होगा, 49% ये 2 और पार्टनर्स है उनके साथ, और रूया का स्टेक अब सिर्फ 2% का रहेगा। तो ये है। और ये जॉइंट लेंडर्स फोरम इंपॉर्टेंट है। तो ये जॉइंट लेंडर्स फोरम एस्टेब्लिश किया गया है पहले से, ये मतलब प्रोविजंस पहले से, NPA इशू तो पुराना है। और ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अब बनाया गया है,
इम्प्लीमेंट किया गया वो 2016 से है, लेकिन इससे पहले भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये बड़ी कंपनीज लोन्स लेती है और ये नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं। तो ये एक बैंक से लोन नहीं लेती है, काफी सारी बैंक से लोन होते हैं। तो अगर ये एक कंपनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, वो पे नहीं कर पाएगी, तो एनपीए इशू आएगा नॉट जस्ट इन वन बैंक बट अ नंबर ऑफ बैंक्स। तो सारी बैंक्स को इस कंपनी की वजह से दिक्कत है, तो उनके सबके पास इनके एनपीए है। तो इसीलिए जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया, ताकि ये सारे लेंडर्स जो है, क्रेडिटर्स जो साथ में आए और यहाँ पे डिस्कस करे एक रिकवरी प्लान। तो ये रिकवरी प्लान को एक्सेप्ट करना होता है, अगर ये एक्सेप्ट किया जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये रिकवरी प्लान एक्सेप्ट करने के लिए इनिशियली था कि 75 क्रेडिटर्स बाय वैल्यू और 60 क्रेडिटर्स बाय नंबर इसको एक्सेप्ट करे। इसको भी रिलैक्स किया गया कि अब सिर्फ 60% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू और 50% क्रेडिटर्स बाय नंबर भी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये रिकवरी प्लान एक्सेप्ट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जिनको नहीं एक्सेप्ट करना है तो वो फिर वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये ईजिंग आउट किया गया था ताकि जो एनपीए इशू है वो रिजॉल्व हो सके। तब हम देख रहे हैं एसआर ऑयल का भी एनपीए इशू रिजॉल्व किया जा रहा है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है एम बैंकिंग नाउ अंडर ओम्बुड्समैन पर्व्यू। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 जो है इसको इसका स्कोप वाइडन किया गया है और अब इसके अंदर एम बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को भी इंक्लूड किया गया। तो आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। इवन इनके पास जो पेनल्टी का जुरिस्डिक्शन है उसको भी इंक्रीज किया गया। अब ये 10 लाख तक नहीं 20 लाख तक पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन ये ओम्बुड्समैन होता क्या है? ओम्बुड्समैन यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे भी हमने ओम्बुड्समैन डिस्कस किया है। ये लोकपाल और लोकायुक्त है जो सिटीजन्स ग्रीवांसेस सुनते हैं और करप्शन रिलेटेड जो केसेस है उनके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी कंप्लेंट्स है, इनएफिशिएंसी, करप्शन, एवरीथिंग। तो ये ओम्बुड्समैन जो होता है ये एक अथॉरिटी होती है। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में भी ये सीनियर ऑफिशियल होता है जो अपॉइंट किया जाता है बाय आरबीआई। तो ये कस्टमर कंप्लेंट सुनते हैं और उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं। तो ये पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी है, मतलब ये पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया है वो न्यूज। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।